बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सर्विस लॉ पढ़ रहे थे कि सर्विस लॉ क्या होता है, इसमें प्रमोशन कैसे होती है, ट्रांसफ़र कैसे होती है और अपॉइंटमेंट कैसे होती है। अब बात कर लेते हैं कि सीनियरिटी की बात हो गई थी। अब बात कर लेते हैं, अगर कोई बंदा सरकारी मुलाजिम है उससे डिसमिस कर दिया जाता है या उसके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई होती है तो वो अपनी इस कार्रवाई के रिड्रेस के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो उसके लिए आज टॉपिक जो है अपील बिफोर सर्विस ट्रिब्यूनल्स रिगार्डिंग कंडीशन ऑफ सर्विस, इसको पढ़ेंगे। सर्विस ट्रिब्यूनल को समझने से पहले एक बात डिस्कस करते हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं था तो तब सर्विस ट्रिब्यूनल्स नहीं बनी थी। तब क्या होता था, तब सरकारी मुलाजिम जो थे अपनी रिड्रेस के लिए, जो उनको ग्रीवेंस मिलती थी उनके रिड्रेस के लिए वो सुपीरियर जो अदालत होती थी, आला अदालत होती थी, उससे रजू करते थे। लेकिन जब से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया है तब से जो तमाम सरकारी मुलाजिम हैं उनके जो अपीलें हैं वो सर्विस ट्रिब्यूनल में सुनी जाती हैं। अब सर्विस ट्रिब्यूनल्स क्या होता है, इसके मीनिंग पर गौर करते हैं कि ऐसी एडजुडिकेटिंग बॉडी है जो तमाम सरकारी मुलाजिम के अपीलों के मुकाबले में अपीलों के लिहाज से तल्लुक़ रखती है, जहाँ पे तमाम सरकारी मुलाजिम जो है अपनी अपील कर सकते हैं और उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो उसके बारे में दरख्वास्त दे सकते हैं। यानी कि ऐसी अदालतें जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी मुलाजिम के केस सुने जाएँ वो हमारे पास सर्विस ट्रिब्यूनल में आ जाती हैं। रेलिवेंट प्रोविज़न जो है इसके पास हमारे पास पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल्स का जो रेलिवेंट प्रोविज़न है 3 और 3A है, जबकि इसको जो रूल डील करता है वो 3 और 4 डील करता है। हमारे पास जो रूल इसको डिस्कस कर रहा है वो 3 और 4 डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल 212 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और 240, दो आर्टिकल पाकिस्तान के आइन के 212 और 214 इसको डील करते हैं। इन्होंने पावर दी हुई हैं। ये पावर किस किस को दी हैं? पाकिस्तान के आइन ने पाकिस्तान की असम्बली, जिसे हम कौमी असम्बली जैसे पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट को और सूबाई असम्बली को ये पावर दी हुई हैं कि वो सूबे के तमाम जो सर्वेंट हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनके लिए अलग अदालतें बना सकते हैं। अब ये असम्बली के पास अख्तियारात है। अब ये अदालत है वो कौन बनाएगा? इसके लिए जो पावर अख्तियारात हैं जिस बंदे के पास हैं वो है गवर्नर, सूबे का गवर्नर। जैसे वज़ीर आला होता है, वज़ीर आला से ऊपर गवर्नर होता है। तो अब गवर्नर के पास पावर है कि वो सर्विस ट्रिब्यूनल्स बना सकते हैं। अब कितनी बना सकते हैं? अब गवर्नर जो है ज़रूरत के मुताबिक एक से ज़्यादा भी सर्विस ट्रिब्यूनल बना सकता है। सर्विस ट्रिब्यूनल बनाने के लिए गवर्नर को सबसे पहले ऑफिशियल गज़ट में नोटिफिकेशन जारी करना लाजमी होगा। अब ये जो हमारे पास अदालत होती है सर्विस ट्रिब्यूनल, ये कितने बंदों पर मुश्तमिल होती है, कंपोजिशन ऑफ सर्विस ट्रिब्यूनल से इसकी बात कर लें तो इसमें एक चेयरमैन होता है और 2 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन जो होता है उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। जो चेयरमैन बना रहे हैं हम किसी सर्विस ट्रिब्यूनल का, वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। और जो मेंबर्स हैं उनकी उम्र जो है अंडर 54 ईयर्स होनी चाहिए। 54 ईयर्स से बिलो वाला मेंबर जो है वो सर्विस ट्रिब्यूनल्स में नहीं आ सकता। अब इसके बाद हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है कि सर्विस ट्रिब्यूनल्स में जो बंदे अपॉइंट करते हैं चेयरमैन और मेंबर्स, उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। सबसे पहली बात टर्म्स ये है, जैसे ही उन्होंने अपना ऑफिस ज्वाइन करना है, वो आए उन्होंने ऑफिस ज्वाइन करना है, ऑफिस में एंटर होने से पहले उन्होंने एक हलफ लेना है। जैसे जो डॉक्टर बनते हैं वो भी हल्फ लेते हैं, जैसे कोई भी वज़ीर आज़म बनता है तो उस अपने ऑफिस एंटर होने से पहले वो एक हल्फ लेता है। इस तरह इन बंदों ने भी एक हल्फ लेना है। हल्फ लेने में लेंगे, किससे लेंगे? हल्फ लेने के लिए रिक्वायरमेंट्स है कि वो जो आपका चीफ जस्टिस है उससे हल्फ लेंगे। अगर नहीं चीफ जस्टिस तो चीफ जस्टिस एक बंदा नॉमिनेट करेगा, वो बंदा उनसे हल्फ लेगा। अब हल्फ के बाद इनकी पेमेंट की बात कर लें तो जो चेयरमैन होता है ना इस सर्विस ट्रिब्यूनल्स का, इसकी पेमेंट 22वें स्केल के मुताबिक दी जाती है। पहले देखा जाता है कि अगर वो रिटायर है तो जिस महकमे से रिटायर हुआ है उस महकमे के मुताबिक उसको उसकी पे दी जाती है कि लो भी ये बंदा है उस महकमे में जितने पे ले लेता उतनी पे ले ले। नहीं तो अगर वो बंदा सर्विस है, हाजिर सर्विस है, तो हाजिर सर्विस में उसको अगर आप चेयरमैन बना देते हैं
तो उसको फिर 12वें स्केल के मुताबिक पे दी जाएगी। और जो दूसरे मेंबर हैं, अगर वो रिटायर हैं तो रिटायर होने से पहले जिस महकमे में काम कर रहे थे उस महकमे के लिहाज से उनको उतनी पे मिलेगी। अब अगर वो सर्विस में हैं, इन सर्विस हैं, तो उनको उनकी सर्विस के लिहाज से उतनी पे मिलेगी। हमारे पास पेमेंट भी होगी और रिटायर की बात भी होगी। अब इसके अलावा इनको अलाउंस मिलता है, ट्रैवलिंग का अलाउंस मिल गया, इसके अलावा कोई छुट्टी है उसका अलाउंस और मेडिकल अलाउंस भी इन मेंबर्स को और चेयरमैन को मिलेगा। अब रेजिग्नेशन भी हो सकता है कि सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 कह रहा है, अगर चेयरमैन या कोई भी मेंबर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता तो अपना इस्तीफ़ा दे सकता है। अब इस्तीफ़ा देगा किसको? सबसे पहले ये एक इस्तीफ़ा लिखेगा अपने हाथ से और इस्तीफ़ा जो है ये गवर्नर को सेंड करेगा, उसको उनको देगा। गवर्नर साहब जब उनके इस्तीफ़े को देखेंगे तो गवर्नर साहब एक्सेप्ट करते हैं तो उनका रेजिग्नेशन कबूल हो जाएगा। इसके बाद जो मेंबर अगर सर्विस ट्रिब्यूनल में चेयरमैन से एज ए मेंबर मुंतखब हो गए हैं तो वो अपनी ड्यूटी के दौरान कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकते, कोई भी प्रॉफिट वाला कोई भी अपना लहरा से साइड बिजनेस नहीं कर सकते। ये कंडीशन है, कोई भी अगर बंदा सरकारी जॉब करता है तो वो अपना साइड बिजनेस नहीं कर सकता। अब उसके बाद हमारे पास ये जो हमारी ट्रिब्यूनल्स हैं इनमें बेंचेस किस तरह बनेंगे, तो देखें ट्रिब्यूनल जब हमारे कॉन्स्टिट्यूट कर दी गवर्नर ने, उसमें बंदे भी हायर हो गए, चेयरमैन भी बन गया, दो मेंबर्स भी आ गए। अब इन्हें वर्किंग कैसे करनी है? फिर यहाँ पे बनते हैं बेंच। उन बेंच में एक चेयरमैन भी हो सकता है, एक चेयरमैन वाला बंदा बैठा होगा तो हम कहेंगे बेंच। अगर वहाँ पर 2 मेंबर अकेले भी हो सकते हैं, कुछ कंडीशन में एक मेंबर अकेला भी हो सकता है, कुछ कंडीशन में एक मेंबर और चेयरमैन हो जाएगा। इस तमाम ये यानी कि 4 किस्म के बेंच बता दिए। अब ये प्रोसीजर जो है इनका, कोई फैसला आता है तो फैसला होने के बाद जब 2 बेंच यानी कि 2 मेंबर बैठे हैं, एक चेयरमैन बैठा है, एक मेंबर बैठा है, जब फैसला लेता है दोनों की आपस में रजामंदी होनी चाहिए, यूनानिमस होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए, एक जैसा डिसीजन होना चाहिए। अगर इन दोनों का जो डिसीजन है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, एक दूसरे से मिल नहीं रहा, तो फिर वो जो तीसरा बंदा है, जो तीसरा मेंबर है, तीसरा बंदा है, उसको देखेंगे, उससे ये मैटर डील करेंगे। अब उसका अब जो नज़रिया होगा, अब तीनों का जो नज़रिया है, तीनों का जो डिसीजन है उसको देखा जाएगा, जिसमें मेजॉरिटी ज़्यादा होगी वो डिसीजन को माना जाएगा। अब पावर्स ऑफ चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन के पास पावर हैं कि वो एक जो केस आया है, अपील आई है, उसको विड्रा करके दूसरे बेंच को दे सकता है, या चेयरमैन जो अपील आई है उसको निकाल के जिसको वो प्रेफर समझता है उसको दे सकता है, या चेयरमैन जो अपील आई है उसको एक बेंच से उठा कर दूसरी ट्रिब्यूनल्स को भी दे सकता है। ये चेयरमैन के पास अख्तियारात हैं। अब हमारे पास ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये इनके पास तमाम अख्तियारात हैं सर्विस से मुलाजमीन के मुताबिक कि उनके अपील को तमाम तरह से जिस तरह भी हो सकता है इनकी दादरसी करें। अब इसके बाद आ जाते हैं कौन कौन से मैटर हैं जो सर्विस ट्रिब्यूनल से होल्ड कर सकती है। तो इसमें 7 तरह के मैटर्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास अपॉइंटमेंट के लिहाज से हो सकता है, रिमूवल हो सकता है, सीनियोरिटी हो सकता है, प्रमोशन, पेमेंट ऑफ अलाउंस, मिसकंडक्ट और सस्पेंशन। ये वो पॉइंट हैं जिनको जो आपका ये सर्विस ट्रिब्यूनल है डिस्कस कर सकता है। अपॉइंटमेंट हो गया किसी बंदे की, अगर अपॉइंटमेंट हुई है इलीगल हुई है, जो सही हुई है, वो किसी बंदे को रिमूव कर दिया गया है या किसी बंदे को सस्पेंड कर दिया गया है, या बंदा मिसबिहेव करता है उसके बाद महकमाना कार्रवाई होती है तो उसकी अपील वो अपनी अपील के लिए चला जाता है। ये तमाम चीज़ें, और पेमेंट अलाउंस, उसको अलाउंस नहीं मिले तो उसके लिए वो सर्विस ट्रिब्यूनल्स के पास जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास है डिसिप्लिनरी मैटर। डिसिप्लिनरी मैटर में ये आ जाता है कि एक बंदा है वो डिसिप्लिनरी तोड़ रहा है, जो रूल है पब्लिक सर्वेंट के वो रूल ही तोड़ रहा है, तो उसके लिए उसको सज़ा हो गई है तो वो फिर अपील करेगा सर्विस ट्रिब्यूनल में, उसमें अपनी रिड्रेस के लिए कि जो उसको पेनल्टी है उसको कम कर दिया जाए, या कुछ ऐसे हालात जहाँ पर उसके जो फंड्स मिल रहे हैं, यानी कि उसको ये हमारे पास पीछे हमने डिस्कस किया पेमेंट अलाउंस जो हैं उसको कम मिल रहे हैं, या उसका रैंक जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है, उस हवाले से वो आपका जाएगा सर्विस ट्रिब्यूनल में। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डिसिप्लिनरी मैटर में आते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, आपके पास सर्विस ट्रिब्यूनल बना दी गई है
इसके पास तमाम अख्तियारात हैं सर्विस के मामलात को डील करने के लिए। जब आपके पास कम्पिटेंट सर्विस ट्रिब्यूनल है तो आप रीड्रेस के लिए किसी और को कोर्ट में जा नहीं सकते, उसके दूसरे कोर्ट के पास वो फिर अख्तियारात नहीं है, आपके पास कम्पिटेंट जो सर्विस ट्रिब्यूनल है, ये बात होगी। एक्सक्लूजन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 199 जो है ये पाकिस्तान की हाई कोर्ट को पावर्स देता है कि इसके पास किसी किस्म की भी जो अपील आई है उसको इंटरटेन कर सकता है। इसलिए हाई कोर्ट में अगर अपील चली गई है, अगर बंदा सर्विस ट्रिब्यूनल के मामले से जो डिसीजन है उससे मुतफिक नहीं है तो हाई कोर्ट में चल रजू कर लेता है, तो हाई कोर्ट इसको इंटरटेन कर सकती थी। आज हमने ये पढ़ लिया कि सर्विस ट्रिब्यूनल्स क्या होती हैं, इनके मामला कैसे होते हैं, चेयरमैन किस तरह होता है, चेयरमैन की पे क्या आती है, मेंबर क्या होते हैं, मेंबर्स की क्या पे होती है, और इसके अलावा ये किस तरह के मामलात को डिस्कस सकता है, डिसिप्लिनरी मैटर हो गया, मिसकंडक्ट हो गया, और उसके बाद ये सीनियरिटी वाले मेंबर। ये हमारा तमाम था एक ओवरव्यू था, छोटी छोटी बातें थी ताकि हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए सर्विस ट्रिब्यूनल्स क्या होती हैं और कैसे ये काम करती हैं। कल हम इंशाल्लाह अपने नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।